हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के बारे में। जैसा कि लास्ट में ही लिखा हुआ है लैंग्वेज, सो इट मींस कि ये कोई एक लैंग्वेज होगी। लेकिन ये किस तरह की लैंग्वेज है? ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। जैसे आपकी सी होती है, जैसे आपकी सी प्लस प्लस होती है, ये भी एक लैंग्वेज ही है। लेकिन इस लैंग्वेज में आपको कोई प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती, कोई प्रोसीजरल वे में आपको चीज़ें नहीं लिखनी होती। आपको केवल एक पर्टिकुलर सिंटैक्स पता होना चाहिए। आप केवल ऑर्डर देते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये काम करना है, एंड सिस्टम विल डू इट फॉर यू। ठीक है, इट इज़ एन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज। ये अंग्रेजी में जैसे आप बोलते हैं ना कि हाँ, आई वॉन्ट दिस, राइट, आई वॉन्ट सम डेटा, राइट, उसी तरीके से कुछ एक सिंटैक्स जो मांगने का तरीका है, एक सभ्यता होती है ना किसी लैंग्वेज में मांगने की। तो हमारी और आपकी अब अलग सभ्यता है इंग्लिश लैंग्वेज में या हिंदी लैंग्वेज में कुछ भी मांगने की। आप मुझे ये दे दीजिए, आप मुझे वो दे दीजिए, इसका एक सिंटैक्स है। ये जो सभ्यता है, इस सभ्यता के साथ ये लैंग्वेज लिखी गई है, सीक्वल, राइट। तो इसकी भी अपनी एक सभ्यता है, इसका भी अपना एक तमीज है कि हाँ, कोई भी चीज़ आप मांगोगे तो उसका एक सिंटैक्स होगा। जैसे जो हमारी सभ्यता है वो एक सिंटैक्स है कि जैसे अगर हमें किसी बड़े से कुछ मांगना है तो दे दीजिए, दे दीजिए, ले आइए, ठीक है, मुझे आपसे ये चाहिए। और अगर किसी छोटे से बात करते हैं तो भी उस समय भी हमारी सभ्यता मेंटेन रखनी पड़ती है। बेटे आप ये कर दो, बेटे आप वो कर दो। तो उसी तरीके से जो ये सभ्यता है बोलने की, यही सिंटैक्स होती है। तो सीक्वल की भी एक सभ्यता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही, लेकिन इसका एक ये सिंटैक्स बेस्ड है। इसमें आपको कोई प्रोसीजर अपनी तरफ से नहीं लिखना पड़ता। आपको सिर्फ और सिर्फ मांगने का तरीका पता होना चाहिए, वो सभ्यता पता होनी चाहिए, तो वो सिंटैक्स बस पता होना चाहिए और कुछ आपको इसमें नहीं करना होता। ठीक है, सो ये जो लैंग्वेज होती है, इस तरह की जो लैंग्वेजेस होती हैं उनको हम कहते हैं नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेजेस और फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। आपकी सी, सी प्लस प्लस, ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। और आपकी जो सीक्वल है ये उससे भी ऊपर निकल गई है, इसमें और कम से कम करना पड़ता है। जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे चीज़ें अब्स्ट्रैक्ट होती जाती हैं आपके लिए, वैसे वैसे जनरेशन बढ़ती चली जाती है। सी लैंग्वेज में आपको आप जो है उस तरीके से नहीं लिखते जैसा कि आप बेसिक या कोबोल में लिखते थे। बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जो कि आपको हार्डवेयर से इंटरेक्ट करने के लिए देने होते थे, वो चीज़ें नहीं करनी होती हैं सी या सी प्लस प्लस में, राइट। तो वो थर्ड जनरेशन है। ठीक है, और जो हमारी इससे भी ऊपर निकल गई जो लैंग्वेज, जहाँ पे और भी कुछ ध्यान नहीं रखना पड़ता, कोई फंक्शन लिखने का तरीका, कुछ और सिंटैक्सेस लाइक कैसे हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये जिस लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, नहीं ध्यान रखना पड़ता, वो है आपका सीक्वल। हालांकि यहाँ पे कॉलम टाइप और डेटा टाइप डिफाइन करने पड़ते हैं। कॉलम टेबल्स के लिए कॉलम के डेटा टाइप आपको डिफाइन करने होंगे, लेकिन आपको पूरा का पूरा जो फंक्शन लिखना होता है या फिर जो तरीका होता है, आपको जिस तरीके से उसको यूज़ करना होता है वेरिएबल्स को, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। आपको केवल वेरिएबल्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, कितने टाइप के वेरिएबल्स एक्सेप्ट किए जाते हैं सीक्वल में, टेबल में। ठीक है, टेबल में और डेटा जो आप प्रिपेयर करते हैं, उस डेटा को प्रिपेयर करते समय आप किस तरह का सिंटैक्स और किस तरह की जो आपकी टाइप ऑफ डेटा है वो आप किस तरीके का इंसर्ट करोगे डेटा टेबल के अंदर, बस उतना ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारी लैंग्वेजेस जो कि केवल सिंटैक्स बेस्ड हैं, ये सब की सब प्रोसीजरल, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज हैं, और ये फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज भी कही जाती हैं, यानी चौथे जनरेशन की लैंग्वेज। सी आपकी, सी प्लस प्लस आपकी ये थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। सीक्वल के बारे में बहुत कुछ हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर लिया, बहुत कुछ तो नहीं, बट जो बेसिक चीज़ें चाहिए वो तो डिस्कस कर ही ली हैं, और उतना ही है, क्योंकि अभी उतना ही आप समझ सकते हैं। जो डिटेल है वो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे सीक्वल में, वैसे वैसे आप समझते चले जाएंगे। तो सीक्वल क्या है? सीक्वल एक लैंग्वेज है विच प्रोवाइड्स द इंटरफेस टू RDBMS। RDBMS यानी कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब क्या है कि डेटाबेस जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशंस डिफाइन होते हैं थ्रू फॉरेन की। कोई रिलेशन डिफाइन है कि हाँ, इस की का रिलेशन उस टेबल की किसी और की से है, राइट। जैसे स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आप एक टेबल में स्टोर करते हो, उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर स्टोर करते हो। दूसरी टेबल एक मेंटेन की गई है जिसमें कि सारे स्टूडेंट्स का आप एड्रेस स्टोर करते हो, राइट। तो जो एड्रेस स्टोर करने वाली टेबल है, उस टेबल में भी रोल नंबर वाइज ही आपने एड्रेस स्टोर किए हैं। तो इन दो टेबल्स में एक रिलेशन निकलता है कि यहाँ पर भी स्टूडेंट का रोल नंबर और वहाँ पर भी स्टूडेंट का रोल नंबर है, जिसकी वजह से इस टेबल से हम स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन और उस टेबल से उसका एड्रेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो अगर इन दोनों टेबल्स को हम रिलेट कर पाएँ, इनके बीच में एक रिलेशन खोज पाएं, देन वी विल बी एबल टू टेक द डेटा फ्रॉम बोथ द टेबल्स। तो इस तरह का जो डेटाबेस होता है वो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जहां पे आप क्वेरी लैंग्वेज से ही, ये जो सीक्वल है ना, इसकी हेल्प से ही निकाल लेंगे। अगर ये रिलेशनल डेटाबेस नहीं होता तो आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता कि इस टेबल में रोल नंबर है
और स्टूडेंट की बेसिक इन्फॉर्मेशन है, दूसरे टेबल में रोल नंबर है और उसके एड्रेस पड़े हुए हैं, राइट। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ता कि प्रोग्रामेटिकली ये रिलेशन आपको मेंटेन करना पड़ता और डेटा निकालने के लिए प्रोग्राम में यानी C++ में आपको लॉजिक लिखना पड़ता या किसी भी लैंग्वेज में आपको लॉजिक लिखना पड़ता कि कैसे हम डेटा को निकालें विच इज़ रिलेटेड, राइट। तो डेटा को रिलेट करने के लिए आपको प्रोग्राम लिखना पड़ता, राइट। क्योरी के थ्रू आप नहीं कर पाते। वो कौन सा डेटाबेस होता है? वो DBMS होता है, नॉर्मल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो सिर्फ DBMS कहा जाता है। वहां पे आपको प्रोग्रामिंग के थ्रू ये रिलेशन मेंटेन करने पड़ते हैं अपने प्रोग्राम में। लेकिन अगर आपका DBMS RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इस केस में आपको इस तरीके से मेंटेन नहीं करना पड़ेगा अपना प्रोग्राम में। इस तरीके से डेटा को निकालना और उसको मैनिपुलेट करना, ये मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे सीधे जो क्योरी लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्योरी लैंग्वेज है, SQL है, इसी का यूज करके ही सीधे सीधे वो डेटा निकाल सकते हैं। यानी स्ट्रक्चर्ड क्योरी लैंग्वेज जो SQL है, वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि दो टेबल्स को आप क्योरी में ही विदाउट राइटिंग एनी प्रोग्रामिंग लॉजिक, अपना जो SQL क्योरी है, जो कमांड है SQL का, उसी के थ्रू ही आप वो रिलेशन मेंटेन करके, उस रिलेशन का यूज करके डेटा निकाल सकते हैं, राइट। तो ये होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे आपको रिलेशन मेंटेन करने के लिए कोई प्रोग्रामिंग लॉजिक नहीं लिखना पड़ता, बल्कि SQL यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्योरी लैंग्वेज ही अपने आप में हेल्प कर देती है। तो जो ये SQL है, ये इंटरफेस है RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के लिए। अगला पॉइंट है हमारा, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि किसने इसको बनाया। तो इट वाज डेवलप्ड बाय IBM इन 1970s। थोड़ी सी हिस्ट्री है। उसके बाद क्या है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये क्यों यूज़ की जाती है। बहुत सिंपल है, आप समझ ही गए होंगे कि इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए, साथ में डेटाबेस टेबल्स में डेटा को डालने के लिए, डेटा को निकालने के लिए, डेटा को अपडेट करने के लिए। यानी जितने भी CRUD ऑपरेशंस होते हैं, क्रिएट, अपडेट, डिलीट, राइट, ये सारे ऑपरेशंस, क्रिएट करना, डेटा का क्रिएशन, डेटा का अपडेशन, डेटा का डिलीशन, ये सारी चीज़ें, और साथ में डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स का भी क्रिएशन, लाइक डेटाबेस का डेटाबेस इटसेल्फ क्रिएटेड, राइट, डेटाबेस टेबल्स क्रिएटेड, ये सारी चीज़ें जो आप करते हैं ये SQL के थ्रू पॉसिबल होती हैं, बिकॉज दिस इज द इंटरफेस। पहली लाइन में लिखा हुआ है ये इंटरफेस है। तो इंटरफेस मीन्स जो कुछ भी आप करना चाहें, जो कमांड आप देना चाहें, जो कुछ भी करवाना चाहें रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, उसके लिए SQL एक इंटरफेस देता है। वो सारी फैसिलिटीज आपको अवेल करनी होती हैं, आप अवेलेबल रहती हैं आपके पास अगर राइट्स हैं तो, क्योंकि डेटाबेस में भी हर काम करने के राइट्स आपके पास नहीं होते। ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर एक होता है, एक तरीके से उसका सुपरवाइजर होता है, जो आपको एक्सेस दे सकता है डेटाबेस पे वेरियस टास्क परफॉर्म करने के लिए। जैसे वो आपको एक्सेस दे सकता है कि अगर आप डेटाबेस बनाना चाहो तो आपको वो एक्सेस दे सकता है कि आपको डेटाबेस बनाने का एक्सेस है, आपको ये प्रिविलेज दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी की जाती हैं और वो भी SQL के थ्रू ही की जाती हैं। तो ये पूरा का पूरा जो होलिस्टिक व्यू है कि एक पूरे के पूरे सिस्टम में, एक पूरे के पूरे डेटाबेस में आप जितनी भी पॉसिबल चीज़ें कर सकते हो, उनको कंट्रोल करने की भी उनको कंट्रोल करने का भी जो एक क्योरी होती है, कंट्रोल करने के लिए जो आपको कमांड देने होते हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, क्योरी भी होती हैं कि किसको क्या एक्सेस है या नहीं है, ये सारी क्योरीज भी होती हैं, और साथ में कमांड भी होते हैं कि हाँ इसको एक्सेस दे दो, इसको ये प्रिविलेज दे दो, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे होती हैं। इट्स अ नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज, और ये कमांड बेस्ड लैंग्वेज है नॉर्मल इंग्लिश में, जो कि हमने शुरू में हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जो SQL होता है यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, उसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या हो सकता है। कुल मिला के कंपोनेंट्स ये बताते हैं कि SQL के थ्रू आप क्या क्या परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपको ये चार चीज़ें पता हैं, कंपोनेंट्स ऑफ अ SQL, तो आपको SQL क्या क्या करता है, क्या क्या फैसिलिटेट करता है, और किस तरीके से ये सारी जो ऑपरेशंस हैं डेटाबेस के ऊपर, किस तरीके से वो फैसिलिटेट करता है आपके लिए, वो आपको क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, पहला जो कंपोनेंट है SQL का, वो है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यानी DDL। DDL क्या है? ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा ही नॉर्मली यूज़ किया जाता है, ये हर किसी के द्वारा यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि इसका यूज़ होता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में। डेटाबेस को क्रिएट करना, डेटाबेस के अंदर फिर टेबल क्रिएट करना, उसके अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना, जो कि आप पढ़ेंगे, लाइक व्यू है, इंडेक्सेस हैं, ये सब आप आगे चल के पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट करना ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू होती हैं। अब क्योंकि हर किसी को ये राइट नहीं दिया जा सकता कि वो कोई भी डेटाबेस बना दे, टेबल को बना दे, टेबल को अल्टर कर दे, टेबल को अपडेट कर दे। अगर सबको ही एक्सेस दे दिया, तो मान लीजिए टेबल को बनाने वाला कोई और था और आपको भी एक्सेस है, और आपको लगा कि यार ये टेबल अच्छी नहीं लग रही मुझे, तो अपने हिसाब से मोड़ देना चाहिए इस टेबल को, इसका अपडेट कर देना चाहिए टेबल का स्ट्रक्चर। तो आपने उस टेबल का स्ट्रक्चर अपडेट कर दिया, उसमें एक आध कॉलम कम कर दिए, एक आध कॉलम बढ़ा दिए। तो अगर ये सब दिया जाएगा, सभी को एक्सेस दे दिए जाएंगे, तो एक केओस क्रिएट हो जाएगा। आपने कुछ किया, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ने टेबल बनाई थी,
और आपको लगा कि नहीं मेरा प्रोग्राम में मेरे को तो ज़रूरत नहीं लग रही इस कॉलम की, मुझे नहीं लगता कि ये कॉलम ठीक है, तो मैंने इसको ऑप्टिमाइज़ कर दिया। आपके मन में आया, आपने उठा करके कॉलम ही उड़ा दिया। जैसे ही आपने कॉलम उड़ा दिया, दूसरों को प्रॉब्लम आने लगी जो अपना प्रोग्राम लिख रहे थे, राइट, इसी डेटाबेस को रेफर जो कर रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें केओस ना क्रिएट कर पाएँ, इसलिए जो भी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट क्रिएशन का जो काम होता है वो एक सुपरवाइजर को दिया जाता है, जिसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। तो नॉर्मली ये जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इससे आपको पता लग रहा होगा कि डेटा को डिफाइन करना, डेटा के लिए एक सिस्टम को डिफाइन करना, ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज होती है, जिसमें क्रिएट डेटाबेस, क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, टेबल को ऑल्टर करना, किसी को एक्सेस राइट्स देना, किसी से एक्सेस राइट्स वापस ले लेना, ये सारी चीज़ें आपकी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती हैं। और ये सारे स्टेटमेंट्स ये इमीडिएट होते हैं। इमीडिएट का मतलब होता है कि ये रोल बैक नहीं किए जा सकते और ये ऑटो कमिट होते हैं। इसीलिए मैंने आपको ट्रांजैक्शंस के बारे में पहले बता दिया, क्योंकि ट्रांजैक्शंस में हमने कमिट और रोल बैक का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। तो ट्रांजैक्शन एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स का ग्रुप होता है, ठीक है। और वहाँ पे जब हम ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो ट्रांजैक्शन की बाउंड्री सेट करनी पड़ती है कि ट्रांजैक्शन यहाँ से शुरू होगी, बिगिन ट्रांजैक्शन, और बीच में स्टेटमेंट्स होंगे, फिर एंड ट्रांजैक्शन। लेकिन ये जो डीडीएल स्टेटमेंट्स होते हैं ये ऑटो कमिट होते हैं, इनको ट्रांजैक्शन में डालने की जरूरत नहीं होती, ये ऑटो कमिट होते हैं। या तो ये चलेंगे या फिर ये फेल हो जाएंगे, फेल होंगे तो ये रोल बैक कर जाएंगे, मतलब स्टेटमेंट ही नहीं चलेगा, ये पूरा रोल बैक कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें रोल बैक एक बार अगर ये चल गया, अगर ये सिंटैक्स सही है, तब इसमें कोई रोल बैक नहीं होता, केवल सिंटैक्टिकल एरर हो सकती है, तभी ये रोल बैक क्या, तब तो चलेगा ही नहीं। रोल बैक जैसी कोई चीज़ इसके साथ इनफैक्ट होती ही नहीं है। तो आपका जो ऑटो कमिट है और जो ऑटो कमिट है और नो रोल बैक है, ये डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की प्रॉपर्टीज़ हैं, ये इसकी क्वालिटीज़ हैं कि आपका जैसे ही आपने क्रिएट टेबल की और आपने उसको चलाया स्टेटमेंट को, वैसे ही ये टेबल का स्ट्रक्चर कमिट हो जाएगा। आपको इसको अलग से कमिट करने की जरूरत नहीं है, लाइक अदर ट्रांजेक्शंस, ठीक है। और एक बार अगर ये कमिट हो गया तो ये रोल बैक नहीं होगा, यानी कि अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो टेबल के ऊपर ऑल्टर स्टेटमेंट के थ्रू आप इसके टेबल के कंटेंट को, लाइक कॉलम बढ़ाना है तो कॉलम बढ़ा सकते हो। और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो कुछ भी आप करेंगे, चाहे टेबल के कॉलम बढ़ाएं या घटाएं, ये सब भी आप अपने आप में इमीडिएट होंगे, यानी कि ऑटो कमिट होंगे, इनको अलग से कमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछले वीडियो में अगर आपने ट्रांजेक्शन्स के बारे में समझा है तो यहाँ पर ये बातें आसानी से समझ में आ रही होंगी। Now let's go to the DML, data manipulation language. Now these kind of statements deals with the data. ये statements जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के statements होते हैं, SQL statements, ये बेसिकली डेटा के साथ डील करते हैं। डेटाबेस में रियल डेटा, जो बिजनेस डेटा है आपका, स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें स्टोर करना, ये डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के थ्रू होता है। और DDL के थ्रू क्या होता है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के थ्रू टेबल को बनाना, किस टेबल के किस कॉलम में किस तरह का डेटा स्टोर होगा, ये सारी चीज़ें डिफाइन करना, कितने टेबल्स बनेंगी ये डिफाइन करना, डेटाबेस का नाम क्या होगा, डेटाबेस पे किसको राइट्स होंगे, राइट, ये सारी चीज़ें डिफाइन करना, ये DDL के थ्रू होता है। और DML के थ्रू रियल डेटा पे आप काम करते हो, इतना सा डिफरेंस है। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज ये नॉर्मली DML के साथ, यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के साथ यूज़ की जाती हैं। और इसमें क्या किया जाता है, इसमें बेस्ड ऑन एक्सेस, कि किसको कितना एक्सेस है, उसको कितनी एक्सेस होनी चाहिए टेबल पे, और कितना एक्सेस मिलना चाहिए, कितने एक्सेस की वजह से वो कितना डेटा निकाल सकता है, क्या काम कर सकता है, ये सारी चीज़ें DCL में डिफाइन की जाती हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में। उसके बाद आता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। डेटा क्वेरी लैंग्वेज का मतलब होता है क्वेरी करना डेटा से, डेटा के लिए क्वेरी करना, किस पे, डेटाबेस पे, डेटाबेस टेबल्स पे। तो डेटाबेस टेबल से जब आप क्वेरी करते हो कि मुझे इस टेबल से ये इन्फॉर्मेशन ला के दे दो, मुझे इस टेबल से स्टूडेंट का नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ ला के दे दो, ये क्या है, ये क्वेरी है, तो ये भी SQL के थ्रू किया जा सकता है। तो इसको करने के लिए सिलेक्ट स्टेटमेंट्स होते हैं, सिलेक्ट कमांड्स होते हैं, बेसिकली आप ये कह सकते हैं। तो वो जो सिलेक्ट कमांड्स होते हैं वो डेटा क्वेरी लैंग्वेज के अंदर आते हैं। तो सिलेक्ट कमांड जो होता है, जिससे आप डेटा सिलेक्ट करते हो, डेटा क्वेरी करते हो कि मुझे डेटा इस टेबल से, इस पर्टिकुलर टेबल से, या इस सेट ऑफ पर्टिकुलर टेबल से कंबाइन करके ला कर दे दो, तो उसको कहते हैं डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और उसमें केवल और केवल सिलेक्ट स्टेटमेंट होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको SQL और उसके कंपोनेंट्स के बारे में समझ में आया होगा। अब हम अगले वीडियो से देखेंगे कि किस तरीके से आप एक ओरेकल डेटाबेस सिस्टम को, ओरेकल एक्सप्रेस एडिशन जो आता है, जो फ्री है, उसको कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे उसका यूज़ करके अपनी लर्निंग के लिए उसका यूज़ करके चीज़ों को सीख सकते हैं। और SQL के बारे में हम धीरे धीरे, SQL विद ओरेकल के बारे में हम धीरे धीरे आगे चल के सीखते रहेंगे। SQL ऐसा नहीं है कि ये केवल ओरेकल के लिए लैंग्वेज है। SQL का वो पोर्शन जो कि ओरेकल स्पेसिफिक है और जो पोर्शन कॉमन है सभी लैंग्वेजेस के लिए, वो सब हम डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।